हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से एक क्वेश्चन पेपर है हमारा 2021 एनुअल का। देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया है और एक तरह का आइडिया तुमको यहाँ से होने वाला है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा प्रश्न कैसा हो सकता है। पहले नंबर के प्रश्न है हमारे सामने, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर जो बराबर होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, इन सभी में। देखो, डीजल का उपयोग जो है ना, भारी वाहन जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, इस सब में तो होता ही है। साथ ही साथ रेल इंजन में भी होता है, जहां पर विद्युत से रेल नहीं चलता है तो डीजल से चलता था, बहुत पुराने समय में कोयला से चलता था। तो यहाँ पर रेल के इंजन में भी डीजल का प्रयोग होता है और इसके अलावा विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। इसे तुम्हारे पास अगर कोई विद्युत जनित है, जनरेटर है, ठीक है, उसको मशीन से चला रहे हो तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे? डीजल का प्रयोग करोगे। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखो, अगर हम बोले सौर सेल से जो है ना सभी ऊर्जा प्राप्त कर सकते, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा हुआ, गतिज ऊर्जा हुआ, ताप ऊर्जा हुआ, प्राप्त तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम है, सौर सेल जो है ना जनरली तुमको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और विद्युत ऊर्जा से हम लोग प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ताप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, सोने का परमाणु संख्या क्या है? तो ये तुमको देखो, परमाणु संख्या तुमको याद ही होना चाहिए। ठीक है, ये है कितना होता है? 79 होता है। ऐसे अगर बात करें 1 से लेकर के 30 तक जितने भी एलिमेंट है परमाणु संख्या के अनुसार, इन सारे तत्वों का जो परमाणु संख्या वो तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? दहन। देखो, जब भी दहन होता है ना, ध्यान से देखना, हमने कहा जब भी दहन होता है तो ये क्या होता है? कार्बन का दहन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होता है। तो ये हमारा देख लो बेसिकली ऑक्सीकरण हो गया ना, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया। फिर है दूसरा श्वसन। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6 और इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, हमारा फॉर्मेशन होता है CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊर्जा। तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ भी क्या देख रहे हैं? यहाँ भी ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है मतलब ऑक्सीकरण। हालांकि बोल सकते हो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, बट ऑक्सीकरण तो हो रहा है। ठीक है, चलो, भोजन का पचना, यह भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। नहीं, क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया हमारा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। डी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, जरा बताओ। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो यहाँ पर होता है हमारा, देख लो, 2 और 6 ये होता है। अब बाहरी वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यही 2 संयोजकता ऑक्सीजन का हमारा हो जाएगा। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है अम्लीय वर्षा के जल के पीएच का मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा के पीएच का मान 5.6 से कम होना चाहिए। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन तुम्हारा सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? देखो, संवहन उत्तक बेसिकली बात किया जा रहा है पेड़ पौधे में, और पेड़ पौधे में जो संवहन उत्तक होता है वो हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है हमारा संवहन उत्तक है। आगे देखेंगे, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? मतलब प्रोटोजोआ जो है ना, खाद्य पदार्थ ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जो है उसका पाचन हुआ और पाचन करने के बाद जो अपशिष्ट बचेगा उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए प्रोटोजोआ किसका प्रयोग करता है? परासरण का प्रयोग करता है। ये हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाने का काम जो है वो सेरिबेलम करता है, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क का एक हिस्सा है सेरिबेलम, जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। आगे बढ़ेंगे। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। अब देखो, किशोरावस्था मतलब जब बच्चे जवान होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अब इस परिवर्तन का कारण क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस परिवर्तन का कारण हमको टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजेन होता है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो पुरुषों में पाया जाता है और इसके प्रभाव से होता क्या है? दाढ़ी आना, मुंह छा जाना, आवाज भारी होना, ये सब होता है।
एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में पाया जाता है और इससे क्या होता है, स्तन का विकास होता है, बाल बड़ा होना होता है और आवाज भारी हल्का होना यानी कि पतला होना होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन और इसके अलावा मासिक धर्म हो गया, है ना, ये सब यहाँ पर होता है। तो ए और बी, यहाँ पर डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? तो मानव हृदय में बेसिकली 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी देखा जाए यहाँ से। 15वें नंबर का प्रश्न है, रक्त क्या है? तो हमको पता है रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। हालांकि रक्त जो है ना 4-5 पदार्थों से मिलकर के बना होता है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, तो इस सब से मिलकर के रक्त बना होता है। तो यहाँ फिलहाल रक्त हमारा एक उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द को यहाँ पर जोहानसन के द्वारा जो है सर्वप्रथम जीन शब्द दिया गया है, ठीक है। और जीन क्या होता है? जीन डीएनए का ही एक भाग होता है। तो सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो गतिशील कण क्या होते हैं? जब देखो किसी तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो गतिशील कण होता है वो परमाणु होता है। कौन? परमाणु नहीं होता है बाबू, परमाणु ना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। आगे देखो जी, ओम का नियम क्या बताता है हमको? तो ओम का नियम बताता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि विद्युत धारा, और V बराबर IR, जहां पर R को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। तो ओम का नियम बताता है V बराबर IR, ए ऑप्शन सही होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक हमको पता है, जूल का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो ये कार्य का होता है, कार्य का। वाट किसका मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का, ठीक है। एम्पियर किसका होता है? ये होता है विद्युत धारा आई का। और वोल्ट किसका होता है? ये होता है विभवांतर का। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? वो छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट तांबा। तांबा का प्रयोग हम लोग तार बनाने के लिए करते हैं, बट विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए नहीं करते। नाइक्रोम, नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटरों में किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से। फिर है शीशा, शीशा तो विद्युत का कुचालक ही होता है। बच गया टंगस्टन, टंगस्टन का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। आगे आ जाओ, 23वें नंबर का प्रश्न है, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिणाम में वृद्धि, धारा का परिणाम में कमी, धारा का परिणाम में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। अब एक बात बता दो, अगर ये क्वेश्चन में भी हम जहां से लिए हैं तो वहां है तो ठीक ही है, बट कई क्वेश्चन हमको ऐसे मिले हैं ना जो अगर बोर्ड में आया होगा तो पता नहीं स्टूडेंट का क्या हाल है। 1 नंबर तो गया, क्योंकि यहाँ पर किस ऑप्शन को मारोगे? धारा के परिणाम में वृद्धि, ये भी सही है। धारा के परिणाम में वृद्धि, ये भी सही है। धारा के परिणाम में कमी, ये भी सही है। तो किस ऑप्शन में मारे? बेसिकली रियोस्टेट क्या होता है ना, एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग धारा के परिणाम में वृद्धि यानी करंट को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं। तो एक ऑप्शन होना चाहिए धार परिणाम में कमी या वृद्धि करने के लिए, जो नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हमको पता है विद्युत आवेश का ना, विद्युत आवेश तो ऊपर हमने बताया वोल्ट, वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का, जूल होता है कार्य का, कूलाम होता है विद्युत आवेश का। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न में कहा जा रहा है श्वसन, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अगर हम श्वसन के अंतिम उत्पाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक रिएक्शन देख ले, चलो जी। तो श्वसन में होता क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 का रिएक्शन होता है यहाँ पर किसके साथ? ये रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। देन हमको बन जाता है यहाँ पर CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊर्जा। तो यहाँ पर बेसिकली जो अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 H2O और ऊर्जा है। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, ठीक है। ये कठोर परत होता है और बेसिकली हमारे दांत का रक्षा परत होता है।
कीटाणुओं से हुआ, अम्ल से हुआ, ये हमारी दांतों को सुरक्षा करता है। इनेमल खराब कब होता है? जब भी कभी हमारे मुंह का अम्लीय मान बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो पानी से इनामेल को कुछ नहीं होने वाला, हमारे दांत का जो ऊपरी परत है इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी भी खराब नहीं होगा। बट अगर तुम मीठा ज्यादा खाते हो, सही से मुंह साफ नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चों में ये आदत होता है, ब्रश नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में होता है क्या है ना कि मुंह में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाता है और ये जो हमारा दांत का ऊपरी परत है इनेमल, ये क्या होता है, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत और इसकी लंबाई लगभग लगभग 6.7 मीटर के आसपास में होता है। ये भी याद रखना है, ये हो सकता है पूछ दे कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है कौन है। आगे बढ़ते हैं, परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण हमारा परागकोश के अंदर में बनता है, ए ऑप्शन सही होगा। चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो चलनी नलिकाएं यहाँ पर हमारा फ्लोएम में पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? मतलब रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे शरीर में एक बार बनने के बाद कितने दिन काम करता है? तो ये 120 दिन तक काम करता है, उसके बाद नया आरबीसी हमारे शरीर में बनता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर के अंदर में जो सबसे लंबी कोशिका होता है वो न्यूरॉन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका भी बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका होती है। हाँ जी, अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका है तो क्या बोलोगे? सबसे लंबी तो है ही ना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, मे बी अगर क्वेश्चन में आ गया कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो क्या बोलोगे, बता दो जरा। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो है ना बेसिकली तुम्हारा हो जाता है कौन सा, बता दो बता दो, मानव की सबसे बड़ी कोशिका। चलो आगे आएगा तो बात कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो फिलोपियन नलिका में होता है, डी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। यहाँ से निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? देखो एथिलीन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन भी एक पादप हार्मोन है जो जड़ों को बढ़ने में सहायता करता है। ऑक्सीटोनिन ये पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है, डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? ये हमको यहाँ से बताना है कि फूल में नर जनन अंग कौन सा है। तो नर जनन अंग पुंकेसर होता है। क्या होता है? नर जनन अंग पुंकेसर। और मादा जनन अंग जो है वो होता है हमारा जायांग। ये सही उत्तर तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न में, चलो जी। चलो, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अब ये प्रश्न भी अगर पूछा होगा तुम्हारे एग्जाम में तो हम नहीं बोल सकते कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि चेक किए हैं, अमीबा में भी द्विखंडन होता है, ईस्ट में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और युगलिना में होता है। मे भी एक ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रा होता ना, हाइड्रा यहाँ पर तो हम ले सकते थे। यहाँ पर हाइड्रा में जो है यहाँ पर द्विखंडन नहीं होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब हमारे आसपास में जो भी ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप जो भी है, जब जैसे हम भोजन करते हैं तो ऊर्जा, भोजन में मौजूद ऊर्जा को लेते हैं, ठीक है। विद्युत बन रहा है या बिजली बन रहा है तो ये भी ऊर्जा का एक रूप है। हवाएं बह रही है तो ऊर्जा का रूप है। तो ये सब ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बाबू एक ही है, वो है तुम्हारा सूरज का प्रकाश, सनलाइट। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आगे बढ़ो जी ना जी, प्रश्न का उत्तर देख लेते। अनुवांशिकी का पता चार्ल्स डार्विन को नहीं बोला जाता है, लामार्क्स को नहीं बोला जाता है, वाइसमान को नहीं बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हरे पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक क्या होता है ना, जो भोजन बनाता है, भोजन बनाने का काम वो करता है। उपभोक्ता क्या होता है? जो भोजन ग्रहण करता है। अपघटक जो सराने गलाने का काम करता है। तो बेसिकली पेड़ पौधा किसी दूसरे पर तो निर्भर है नहीं कि कोई उसको भोजन बना के दे और फिर उसका उपयोग करे, तो उपभोक्ता तो होगा नहीं। अपघटक भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे पेड़ पौधा या किसी दूसरे जीव को यह गलाने सराने का काम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है हमारा उत्पादक। तो पेड़ पौधा बेसिकली उत्पादक है।
प्रश्न है नर युग्मक में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 यानी कि 23 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत यहाँ पर समताप मंडल में, बाबू ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा हाँ, समताप मंडल को हिंदी में हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत हमारा स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। 41वें नंबर का प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धातु आयन बना लेता है क्या कहलाता है? तो ये हमारा धातु होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके आसानी से अगर धनायन बनाता है धातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से ऋणायन बनाता है अधातु है। लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर जिंक को चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर जिंक की परत इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उसका संक्षारण नहीं हो, जंग ना लगे उसमें, और लंबे समय तक लोहा सुरक्षित रहे। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? अब अगर सहसंयोजी यौगिक की बात करें, वैसा यौगिक जो दोनों ही अधातु से बना होता है। पहचानने का तरीका बता रहे, अगर एक धातु एक अधातु है तो हमारा आयनिक यौगिक हो जाएगा। अगर दोनों ही अधातु है तो सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl एक धातु एक अधातु, CaCl2 एक धातु एक अधातु, CH4 दोनों ही अधातु है, सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। और Na2O एक धातु एक अधातु। ठीक है, ये सारे सारे आयनिक यौगिक है या वैद्युत संयोजक यौगिक है। और ये जो यौगिक है हमारा CH4, ये किस प्रकार का यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 22 कैरेट का होता है। 24 कैरेट के सोने से हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोने के पास अपना गुण होता है ना, जिसके कारण सोना बहुत लचीला होता है। अगर हम 24 कैरेट से बना ले तो फिर क्या होगा? सोना का जो भी जेवर जेवरात है गिरेगा तो मुड़ सकता है। तो थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसमें दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है जो 22 कैरेट का सोना होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस है? तो अगर हम उत्कृष्ट गैस की बात करेंगे तो आयोडीन नहीं, सिलिकन नहीं, आर्गन हमारा उत्कृष्ट गैस है। अच्छा, उत्कृष्ट गैस होता कौन कौन है? तो इसका लिस्ट ही देख लो। हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टोन होता है, जेनोन होता है और देन रेडोन होता है। ये सब हमारा उत्कृष्ट गैस का लिस्ट है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। अब कांसा में बात करें, तांबा कितना होता है? तांबा होता है 88%। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा होता है टीन होता है हमारा 12% कांसा के अंदर। बेसिकली बोले तो तांबा ही है ना, 12% ही तो यहाँ पर टीन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अम्ल और क्षार आपस में परिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल और क्षार, जैसे जैसे हम मान लो एक ले लिए अम्ल, कोई भी अम्ल ले लो, जैसे HCl ले लिए और प्लस में क्षार लेते NaOH, ये दोनों रिएक्शन क्या क्या बनाएगा? NaCl जो कि एक लवण है और फिर बना देगा जल H2O। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? लवण का निर्माण करेगा। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है बुझा हुआ चूना का सूत्र बता दो। तो बुझा हुआ चूना ये है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, और अनबुझा चूना बोलेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना और CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना। ठीक है, 50वें नंबर का प्रश्न लिखेंगे, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो CaO ये भस्म यानी कि क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, सोडियम कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट जितने भी होते हैं क्षार होते हैं। ठीक है, और एक बचता है हमारा NaCl, ये हमारा क्या है? अम्ल है, ये हमारा भस्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, धातु के ऑक्साइड और धातु के कार्बोनेट सारे के सारे क्या होते हैं? और धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सबका सब क्या होता है? भस्म होता है या क्षार होता है, ये बात ध्यान रखना। NaCl हमारा लवण। जस्ता का अयस्क कौन है? तो जिंक ब्लेंड, जिसका सूत्र होता है ZNS, ये हमारा क्या है? जस्ता का अयस्क है। सिलिकन क्या है? सिलिकन बाबू एक उपधातु है। क्या है? सिलिकन एक उपधातु है। सी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होगा। ठीक है, आगे देखो, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? में भी, अब अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी गलत है। अब परीक्षा में अगर आया होगा तो भारी समस्या है। क्यों? अल्कोहल में कौन सा तत्व अनुपस्थित है, ये प्रश्न होना चाहिए।
तो यहाँ पर हो जाता हमारा कार्बन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अनुपस्थित हो जाता। लेकिन उपस्थित है तो उपस्थित में तो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन, तीनों ऑप्शन होगा। और एक देना चाहिए सभी, तो सभी तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखो, मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। 54 का ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ जी। प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो तुमको पता है स्वयंपोषी पोषण किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। और स्वयंपोषी पोषण के लिए बेसिकली क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूरज का प्रकाश सभी आवश्यक है। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न है हमारे सामने, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहां पर पाया जाता है? तो मैग्नीशियम बेसिकली हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। 57वें नंबर का प्रश्न है, तेलीय कागज क्या होता है? अब तेलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज देखेंगे तो बेसिकली उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार जा सकता है। और ऐसा पदार्थ जिससे आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जा सकता है उसको हम लोग पारभासी या पारभाषक पदार्थ कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। बाकी पारदर्शक, जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार पूरी तरह से निकल जाता है, और अपारदर्शक जिससे प्रकाश नहीं जा पाता है उसको पारदर्शक कहते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तुमको पता है लेंस के आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, मतलब ये मात्रक विहीन होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि प्रकाश की चाल जो है ना अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तुम सिर्फ दो माध्यमों की बात करो, एक हवा ले लो और दूसरा तुम ले लो निर्वात। इस दोनों माध्यम में भी बात करेंगे तो दोनों माध्यम में हालांकि माना जाता है कि बिल्कुल प्रकाश की चाल सेम है, बट अगर हवा में बात करेंगे तो हवा में प्रकाश की चाल होता है 2.99 गुने 10 पर पावर कितना होता है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इतना होता है। बट अगर हम निर्वात में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। बी ऑप्शन सही होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो अभी क्या बताए कि हवा में प्रकाश की चाल 2.99 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और निर्वात में यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब हवा में प्रकाश की चाल कम है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में अगर बात करेंगे मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अब अगर इसको तुम देखना चाहो तो लेंस बेसिकली हमारा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। यहाँ पर हमारे पास देखो एक होता है एफ हमारा यहाँ F1 और एक F2 हमारा यहाँ पर होता है। तो बोलेंगे लेंस में बेसिकली हमारा दो मुख्य फोकस यहाँ पर होता है। आगे बढ़ेंगे, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक हमारा लकड़ी तो होता ही नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं होता है, कार्बन, कार्बन ऐसे चालक नहीं होता है। बट कार्बन में देखो एक कार्बन होता है हमारा ग्रेफाइट, जिसका प्रयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा प्रयोग जो शुष्क सेल होता है इसके इलेक्ट्रोड धन ध्रुव को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे अच्छा चालक है वो कौन है? चांदी। कार्बन में सभी कार्बन तो हमारा चालक तो होता नहीं है विद्युत का। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम लोग जड़न यानी कि जस्ता का प्रयोग करेंगे, और धन इलेक्ट्रोड के बारे में तो हमने ऊपर बताया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल जो बराबर होता है वो होता है 0.24 कैलोरी का। एक ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है 65वें नंबर का, वनस्पति तेलों में क्या होता है? तो वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। ब्यूटेन के कितने समावयवी है? तो ब्यूटेन का समावयवी कुल मिला के 2 होता है। देखो कौन कौन सा। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ठीक है, अगर समावयवी बनाए 1 2 3 4 और इसमें कार्बन लगा दो, इधर से इस सब में कार्बन लग जाएगा तुम्हारा, लगा ही दो, क्या दिक्कत है। तो ये हमारा यहाँ पर कार्बन लग गया, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटेन। और इसी C4 को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक कार्बन और लगेगा ना। हाँ, 4 2 8 2 10 C ठीक है, एक सी हम इधर निकाल लेते हैं, और इस सब में तुम क्या करो कार्बन लगा दो।
तो ये जो हमारा समावयवी बनेगा ये हमारा कहलाएगा आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के दो समावयवी है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है वो है हमारा परमाणु द्रव्यमान, और आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो है परमाणु संख्या। ये दोनों आधुनिक आवर्त सारणी में दोनों याद रखना है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। अमोनिया का सूत्र बता दो NH3, जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं का अनुपात क्या हुआ, 1:3। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये हमारा एथेनॉल होता है। कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, एथेनॉल, है ना। चलो, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में यहाँ पर हमको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट ये भी है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। और डी इनमें से सभी हो जाएगा। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो ऐसा यौगिक जिसका अनुसूत्र एक है और संरचना सूत्र अलग अलग है, इसे संरचना सूत्र देना चाहिए बट विभिन्न सूत्र वाले यौगिक बोल दिया। तो एक अनुसूत्र और विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो है वो हमारा समावयवी कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमको चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, अवतल दर्पण बनाएगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं भी। प्रश्न में कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है तुम्हारा, यहाँ पर देखो, ये हमारा एक प्रिज्म है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गया, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। सबसे ऊपर रहता है हमारा रेड प्रकाश, ये होता है हमारा लाल प्रकाश, और सबसे नीचे होता है यहाँ पर ये बैगनी। तो सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, बैगनी रंग का हो रहा है। तो सबसे अधिक विचलन पूछा जा रहा है यहाँ पर, सबसे किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो वो हमारा बैगनी रंग का हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, क्योंकि ये है एक बड़े से गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा उल्टा बनना चाहिए, वास्तविक बनना चाहिए, और यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान रखना है कि समान आकार का बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण के अंदर में एक ही स्थिति है जब प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, और वो है हमारा वक्रता केंद्र। सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाना जो है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न है हम मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व क्या है। दृष्टि अस्थायित्व होता क्या है, जब हम आंख किसी वस्तु को देखते हैं और आंख बंद कर ले तो कुछ समय तक जो है वो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर होता है, और वही समय कितने समय तक होता है, वही दृष्टि अस्थायित्व है। तो ये होता है हमारा 1/16 सेकेंड। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक होगा और वस्तु से छोटा यानी कि हासित होगा। सी ऑप्शन सही होगा।